सुप्रभात मित्रों। आज की ई कक्षा में मैं कैलाश भामरे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे हमारी पाठ्यपुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम में संकलित कार्यालयी लेखन और प्रक्रिया, इस प्रकरण के अंतर्गत निर्धारित अनौपचारिक पत्र से जुड़े हुए बिंदु। अभिव्यक्ति और माध्यम 11वीं और 12वीं के लिए दोनों वर्गों के लिए चलने वाली ये पाठ्यपुस्तक है, जैसा कि आप जानते हैं। कुछ प्रकरण 11वीं के लिए निर्धारित है, कुछ प्रकरण 12वीं के लिए निर्धारित है। तो आज हम औपचारिक पत्र इस अध्याय का अध्ययन आज के पाठ में करेंगे। तो देखते हैं आगे पत्र के संदर्भ में विशेष जानकारी जो है वो हम देखेंगे। पत्र लेखन वैसे आप लोगों के लिए नया विषय नहीं है। जब से आप लगभग चौथी, पाँचवीं या छठी कक्षाओं में आए हैं तब से पत्र लेखन इस विषय से आप जुड़े हैं। हाँ, लेकिन फ़र्क ये है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं उस विषय की जो गहराई है वो बढ़ रही है। तो पत्र लिखना एक बहुत बड़ी कला है और आपकी इस कला का जो है आविष्कार जो है जगाने के लिए या आपकी इस लेखन कला को विकसित करने के उद्देश्य से ही स्कूली पाठ्यक्रमों में जो है पत्र लेखन जैसे विषयों को रखा जाता है। जैसा कि 8वीं कक्षा में भी हमने देखा था कि पत्र लेखन क्या है, कि आज की स्थिति में पत्र लेखन की क्या स्थिति है, इसकी और चर्चा हम आगे करेंगे ही। लेकिन सबसे बड़ा उद्देश्य इसका ये है कि पत्र लेखन के प्रति बच्चों को आकर्षित करना और बच्चों के अंदर जो एक रचनात्मक ऊर्जा है उसको निखारने का कार्य पत्र लेखन करता है। ये कला परिश्रम और अभ्यास से हासिल की जा सकती है, यानी बार बार अभ्यास करने से एक अच्छे पत्र लेखक हम बन सकते हैं। सही ढंग से लिखा गया पत्र हमारा प्रभुत्व बढ़ाता है, हमारी ओर से लिखी गई बातों का महत्व बढ़ता है अगर हम अच्छी तरह से उसमें महारत हासिल कर लेते हैं। बुद्धि और ज्ञान की परिपक्वता, विचारों की विविधता, विषय का ज्ञान और अभिव्यक्ति की शक्ति और भाषा पर नियंत्रण की आवश्यकता पत्र लेखन के लिए होती है। ये सामान्य बातें हैं, हो सकता है इन पर आपको प्रश्न ना पूछे जाए। पत्र लेखन के लिए आपको प्रश्न आते हैं परीक्षा में, लेकिन इन बातों को भी जानना जरूरी है। हाँ, तो मित्रों, पत्र लेखन इस विषय की ओर आगे बढ़ते हुए पत्र लेखन के महत्व को भी हमें जानना चाहिए कि पत्र हमें क्यों लिखना है। बहुत से लोगों का कहना हो सकता है कि सर क्या पत्र लिखना है, आजकल तो ईमेल का ज़माना है, व्हाट्सएप का ज़माना है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और पता नहीं क्या क्या कौन कौन से सोशल मीडिया जो है हम चला रहे हैं। लेकिन देखिए मित्रों, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी जो है पत्रों की स्थिति, उनका महत्व वैसे ही बना हुआ है जैसे पहले था। हम लोगों ने 8वीं कक्षा में एक पाठ पढ़ा था, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, और उसमें हमने देखा था कि जो भाव एक पत्र में होता है वो पत्र संचार के किसी भी आधुनिक जो है साधनों में नहीं मिल पाएगा। और पत्रों की सबसे बड़ी खासियत होती है कि उनका संकलन किया जा सकता है, उसका संग्रहण किया जा सकता है और जब मर्जी चाहें हम उसको पढ़ सकते हैं। किसी के पत्र जो हमें लिखे होते हैं, जब उस व्यक्ति की याद आए, उनसे जुड़ी हुई कुछ बात हमें याद आती हैं तो उन पत्रों को हम पढ़ सकते हैं और उन पलों को जो है फिर से हमारे सामने जीवित होते हुए हम देख सकते हैं। खैर, लेकिन आगे बढ़ने से पूर्व मैं आपको हिंदी के कुछ प्रसिद्ध पत्र और पत्र साहित्य की जानकारी देना चाहूँगा। ये तय है कि इस पर प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन जानना जरूरी है ये पत्र लेखन कला कैसे महत्वपूर्ण है और पत्र की कैसे एक साहित्यिक विधा के रूप में विकास आजकल हो रहा है और कैसे हम उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। जो अधिक रुचि रखता है वो इस दिशा में निश्चित ही आगे बढ़ सकते हैं। तो धीरेन्द्र वर्मा जो हिंदी भाषा का इतिहास लिखने का कार्य जिन्होंने किया, तो उन्होंने यूरोप के पत्र, जो उनकी रचनाओं के ये नाम है, धीरेन्द्र वर्मा और लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, इन दोनों में जो पत्राचार हुआ वो प्राचीन हिंदी पत्र साहित्य के नाम से प्रकाशित है। किशोरीदास वाजपेयी ने जो पत्र लिखे, साहित्यकारों के पत्र नाम से पुस्तक प्रकाशित है। अमृत राय चिट्ठी पत्री नाम से अपनी किताब जो है उनका पत्र साहित्य प्रकाशित है। पांडे, बेचन, शर्मा, उग्र, ये सारे हिंदी के साहित्यकार हैं और उनके पत्र से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें प्रकाशित हुई। मतलब ये उनके पत्रों का संग्रह ही वो किताब है। हरिवंश राय बच्चन जी ने पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और कवियों के सौम्य मत, कवियों में सौम्य संत,
इस नाम से जो है किताबें प्रकाशित हुई हैं। तो इससे क्या होता है, इन पत्रों से जो है पत्र प्रकाशित करना या पत्र साहित्य प्रकाशित करना एक बहुत बड़ा दस्तावेज ये होते हैं, क्योंकि जब जब भी इस तरह से पत्र साहित्य लिखा जाता है, तो जब पत्र लिखा जाता है तो पत्र पर उस देश काल परिस्थिति का प्रभाव पड़ना निश्चित होता है। उस समय की भाषा का असर पड़ता है, उस समय की राजनीतिक सामाजिक जो पृष्ठभूमि होती है, जो परिवेश होता है, उसका प्रभाव पड़ता है, और वो हम उन पत्रों के माध्यम से कभी भी जो है जान सकते हैं। यशपाल ने प्रियपाश नाम से अपनी किताब प्रकाशित की है पत्र साहित्य के नाम से। नेमिचंद्र जैन, उनका है रचनात्मक जो पत्र लेखन है, पाया पत्र तुम्हारा। आगे बढ़ते हैं। और भी कुछ नाम हैं, जैसे शिव प्रसाद सिंह, शांति निकेतन के शिवालिक तक। नरेंद्र कोहली जी के पत्र हैं, नागार्जुन के पत्र, प्रतिनाद। रामविलास शर्मा जो हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक हैं, उनके पत्र साहित्य प्रकाशित है। मित्र संवाद, तीन महारथियों के पत्र, आपस की बातें या कवियों के पत्र। मोहन राकेश और उपेंद्रनाथ अश्क, उनके जो आपस में पत्राचार हुआ वो पुनश्य नाम से प्रकाशित हुआ। भारत यायावार, चिट्ठियाँ हो तो हर कोई बाँचे, इस नाम से उनकी जो है पत्र लेखन की विधा प्रकाशित हुई है। लेखन उसमें होता है तो एक साहित्य का रूप वो लेता है, और ये जो मौलिकता है, ये जो रचनात्मकता है, सृजनात्मकता है, ये निखर कर उभर कर इस पत्र लेखन के माध्यम से आती है। ऊपर तौर पर बड़ा सतही विषय हमें लगता है, लेकिन जिनमें प्रतिभा है, जो अभ्यास करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, उनके लिए ये असंभव सी बात नहीं है कि बहुत सुंदर पत्र लेखक और प्रसिद्ध पत्र लेखक के रूप में वो आगे हमारे समक्ष उपस्थित हो सकते हैं। आप में से भी कोई एक बहुत बड़ा पत्र लेखक बनकर हमारे सामने भविष्य में आ सकता है। तो पत्र लेखन के प्रकार, पहला है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। अब अनौपचारिक पत्र ऐसा पत्र जो निजी, व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक होते हैं। कभी कभी इसको पारिवारिक पत्र के नाम से भी पुकारा जाता है, जाना जाता है। तो ऐसे पत्रों में किसी प्रकार की कोई विशेष विधि अथवा नियम पद्धति के पालन की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि एक ढांचा जरूर होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये व्यक्तिगत पत्र होता है। हम इस अनौपचारिक पत्र में या इनफॉर्मल लेटर जिसे हम कहते हैं, इनफॉर्मल पत्र के रूप में या अनौपचारिक पत्र के रूप में जब हम पत्र लिखते हैं तो एक भावनिक संबंध उसका होता है, भावनाशीलता उसके साथ जुड़ी होती है। बिना संकोच के हम लिख सकते हैं। अगर उसमें थोड़ा बहुत ढांचा किसी का कुछ बिगड़ जाता है, कोई ठीक से नहीं लिख पाता है, उसके पीछे लिखने की भावना महत्वपूर्ण होती है, आत्माभिव्यक्ति महत्वपूर्ण होती है, आत्मीयता महत्वपूर्ण होती है। इनका आकार प्रकार लचीला होता है, हो सकता है बहुत बड़ा हो सकता है संक्षिप्त हो, और इसमें जो है सारी प्रकार की बातें, अपने मन की बातें हम कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका कोई ढांचा होता है, लेकिन कोई बंधन नहीं कि थोड़ा बहुत ये कम ज़्यादा या ढांचे का पालन हो या ना हो। लेकिन ये एक वास्तविक रूप में जब कोई लिख रहा है किसी के लिए, तब ये बात स्वीकार है। लेकिन अगर परीक्षा में इस तरह का प्रश्न आता है तो उस ढांचे के अनुसार ही आपको प्रश्नों के उत्तर जो है, पत्र लेखन की विधि जो है, उसी विधि में आपको इस अनौपचारिक पत्र को लिखना होता है। लेकिन ये वास्तविक में जब हम वास्तव में किसी को पत्र लिख रहे हैं तो उसमें भावनात्मकता और आत्मीयता को महत्व होता है। विषय बहुत विस्तृत भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बिना संकोच हम लिख सकते हैं। यहाँ पर विषय का बंधन भी नहीं होता है। मन के उद्गार बिना किसी संकोच के हम बोल सकते हैं। हम यहाँ वहाँ की सारी बातें कर सकते हैं, गप्पे लड़ा सकते हैं, मन में जो आए बोल सकते हैं। तो कोई बंधन इस तरह से इस अनौपचारिक पत्र में नहीं होता है। अपने भाई बहन, माता पिता, गुरु, सगे संबंधी, रिश्तेदार, इन सब को जो है हम ये पत्र लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रकार है औपचारिक पत्र।
औपचारिक पत्र विशिष्ट नियम विधानों में आबद्ध पत्र औपचारिक पत्र होता है। आबद्ध यानी बंधा हुआ, यानी उन नियमों बंधनों के पालन करके ही इस पत्र को लिखा जा सकता है। उन नियमों में किसी प्रकार की कोई शिथिलता इसमें नहीं होती है। औपचारिक पत्रों की परिधि वैसे बहुत व्यापक है। इसमें अनेक प्रकार के पत्र जो है समाविष्ट होते हैं और बहुत सारे प्रकार सरकार से जुड़े हुए, व्यवसाय से जुड़े हुए इसमें शामिल होते हैं। मुख्य रूप से निम्नलिखित हैं, देखिए, जैसे सरकारी पत्र, व्यावसायिक पत्र, संपादक के नाम लिखे गए पत्र, शोक पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, आवेदन पत्र, शिकायत करते हुए जो लिखा जाता है शिकायती पत्र, निमंत्रण देने के लिए पत्र जाते हैं निमंत्रण पत्र, विज्ञापन, अनुस्मारक, बधाई और शुभकामना। अब इसमें जो है देखिए सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, विज्ञापन, अनुस्मारक, इसके साथ साथ और भी कुछ कड़ियाँ हैं जो इस पाठ में जो हमें देखनी है। जैसे टिप्पण है, जिसमें अर्ध सरकारी पत्र है, जिसमें नोटिंग भी है, और भी उसमें है जिनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। आज के लिए केवल हमें आज के इस वीडियो में औपचारिक पत्र पर ध्यान केंद्रित करना है और इसके अंतर्गत हम आज सरकारी पत्र और संपादक के नाम पत्र, इन दो बिंदुओं का अध्ययन करने वाले हैं। और भी जो ये अलग अलग प्रकार के पत्र हैं और दूसरे इसके बाद जो वीडियो हम देखेंगे उसमें उन बातों की चर्चा हम करेंगे। इन सभी प्रकार के पत्रों के उत्तर में जो लिखे जाने वाले पत्र होते हैं उनका भी एक अपना अलग अस्तित्व होता है। तो इस प्रकार औपचारिक पत्रों के बहुत सारे भेद जो है वो संभव है। अब पत्र लेखन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? सबसे पहले तो ये सरल होते हैं, यानी भाषा जो है सरल होनी चाहिए, किसी प्रकार की कोई क्लिष्टता उसमें नहीं होनी चाहिए। स्पष्टता, जो बात कहनी है वो स्पष्ट रूप से बताई जाए। घुमा फिरा कर बात करना यहाँ औपचारिक लेखन में स्वीकार नहीं होता। संक्षिप्तता, जितना हो सके हमें संक्षिप्त रूप में अपना कथन जो है वो कहना चाहिए। क्या कारण है? क्योंकि इस औपचारिक पत्र में हम जिससे पत्र लिख रहे हैं ना वो कोई अपना होता है, ना कोई सगे संबंधी होता है, ना हमारी जान पहचान उसके साथ होती है। उसके पास इतना समय नहीं होता है कि वो हमारा पत्र पढ़े भी। इसलिए महत्वपूर्ण बातों को स्पष्ट रूप से तुरंत जो है संक्षिप्त रूप से कहने की आवश्यकता इसमें होती है। बहुत ज़्यादा घुमा फिरा कर कहानियाँ हम लिखते रहेंगे तो महत्वपूर्ण बिंदु छूट जाएंगे और उस शुरू में वो पत्र देख लेंगे वो, और जब उनको कोई महत्वपूर्ण बात उसमें नज़र नहीं आएगी तो उस पत्र को जो है एक तरह से नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। इसलिए संक्षिप्त भी होना चाहिए। प्रभावोत्पादकता, पत्र की शैली ऐसी हो जिससे पढ़ने वाला प्रभावित हो जाए और तभी वो शैली सफल मानी जाती है। आकर्षकता और मौलिकता, लिखने में, भाषा के चयन में, शब्दों के चयन में जो है सृजनात्मकता हो, नयापन हो। लेकिन नयापन का मतलब ये नहीं कि बहुत कुछ अलंकारिकता उसमें हो या उसको भाषा को सुंदर बनाने के चक्कर में जो बात हमें कहनी है वही हम ना कह पाए, ऐसा ना हो। उद्देश्य पूर्णता, जिस उद्देश्य से हम पत्र लिख रहे हैं वो उद्देश्य उस पत्र में पूरा होना चाहिए। नहीं तो सारी बातें लिख दी और जिस उद्देश्य से हम लिख रहे थे वही छूट जाए तो महत्वहीन हो जाता है। शिष्टता, भाषा में शालीनता होनी चाहिए। हम किसी अनजान व्यक्ति से बात कर रहे हैं और उनके साथ जब भी हम बात कर रहे हैं पत्र के माध्यम से तो हमारी भाषा शिष्ट और शालीन होनी चाहिए। चिन्हांकन, विराम चिन्ह जो होते हैं, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, उद्गार या और भी अल्प विराम जैसे जो हैं उनका आवश्यकता के अनुसार प्रयोग भी पत्रों में होना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना है पत्र लेखन करते समय। औपचारिक पत्र का एक जो फॉर्मेट है, प्रारूप है, उसको हम देखते हैं और उसके अनुसार कुछ महत्वपूर्ण अंग पत्र के हैं। अनेक प्रकार के पत्र हैं। विषय, संदर्भ, व्यक्ति और क्षेत्र के अनुसार उनका लिखने का तरीका, उसका प्रारूप अलग होता है। लेकिन एक सामान्य औपचारिक पत्र का जो प्रारूप है, फॉर्मेट है, उसकी बात हम यहाँ पर करेंगे। जैसे पत्र लिखते हुए सबसे पहले प्रेषक का नाम, पता और दिनांक, ये
बाएं हाथ में लिखा जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई साल पहले तक जो है ये प्रेषक का नाम, पता, दिनांक, ये सारी चीज़ें जो है अपने दाएं हाथ की ओर ऊपर यानी राइट साइड में लिखी जाती थी, लेकिन जब से कंप्यूटर का प्रचलन बढ़ा है, संगणक का, तो ये इधर बाएं हाथ में लिखने का प्रचलन अधिक हो गया है, जिससे सुविधा हो जाती है और इसलिए वही आजकल ज़्यादा प्रचलित भी हो चुका है। दूसरा, उसके बाद जो है सेवा में लिखकर पाने वाले का नाम, उसका पदनाम, कार्यालय का नाम, स्थान, जिला, शहर और पिन कोड, ये सारी चीज़ें विस्तृत रूप से लिखनी है, क्योंकि जब हम पत्र लिखते हैं उस व्यक्ति को हम नहीं जानते। अगर नाम पता है तो लिख सकते हैं, अगर नहीं पता है तो पदनाम से भी पत्र लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए किसी आप परिवहन अधिकारी को लिख रहे हैं, डाकघर के अधीक्षक को लिख रहे हैं, पुलिस स्टेशन के किसी मुख्य निरीक्षक के लिए लिख रहे हैं, तो उनके पद से हम लिख सकते हैं। नाम अगर पता नहीं है तो सेवा में लिखकर वो पदनाम लिखा जाता है, फिर उनका कार्यालय का नाम और पता लिखकर उसके बाद अगली कड़ी होती है विषय। जिस उद्देश्य से हम पत्र लिखना चाहते हैं उस उद्देश्य को विषय के रूप में अत्यंत संक्षेप में लिखना चाहिए। विषय लिखने के पश्चात यहाँ पर संबोधन होता है। संबोधन यानी जिस व्यक्ति के लिए हम पत्र लिख रहे हैं, सरकारी पत्रों में ये कार्य केवल महोदय लिखकर या महोदया लिखकर संपन्न होता है। प्रिय वगैरह की भी वैसे आवश्यकता नहीं होती है, केवल महोदय या माननीय महोदय लिखकर हम काम कर सकते हैं। जो हमारे पारिवारिक पत्र होते हैं उसमें बहुत अलग अलग प्रकार से संबोधन होते हैं, उसकी चर्चा हम जब उस पत्र को पढ़ेंगे। वैसे आप जानते हैं 8वीं 9वीं 10वीं में आप पढ़ रहे हैं, 11वीं में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी वो अलग शैली है। इसमें दूसरी बात, यहाँ पर संबोधन के बाद अभिवादन नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना है। पारिवारिक पत्र में हम अभिवादन करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, या और भी जैसे रिश्ता है, जिस तरह के हमारे संबंध है उस तरह से अभिवादन का प्रयोग हम करते हैं। ध्यान रखें, औपचारिक पत्र में अभिवादन का दूर दूर तक संबंध नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये हमारे कोई ऐसे सगे संबंधियों से ये पत्र हमारा नहीं होता है लिखा गया। ये किसी अधिकारी को, किसी पदाधिकारी को, किसी अनजान व्यक्ति को लिखे जाने वाले पत्र होते हैं, जो आधिकारिक औपचारिक पत्र होते हैं, जिसमें किसी प्रकार का कोई रिश्ता हमारा नहीं होता है बना हुआ, और इसलिए केवल माननीय महोदय, महोदय या महोदया लिखकर आगे हमें पत्र की जो मुख्य बात है उस बात को शुरू करना चाहिए। पत्र का मुख्य विषय यानी जिसको हम विषय विस्तार कह सकते हैं, कि जिस उद्देश्य से हम लिख रहे हैं, हमने विषय तो संक्षेप में लिख दिया, लेकिन उसका विस्तार करना आवश्यक है कि उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, उसको वो सब आपको यहाँ बताना है। अंत में आता है समापन। समापन के रूप में औपचारिक और व्यावसायिक पत्रों में साधारणतः समापन से पूर्व धन्यवाद लिखने की परंपरा है। हम धन्यवाद लिख दें और उसके बाद भवदीय लिखा जाता है। जैसे अंग्रेजी में यूअर्स फेथफुली हम लिखते हैं, तो उसके लिए भवदीय शब्द प्रचलित है, और चाहे स्त्री हो या पुरुष भवदीय लिखकर ही काम हो सकता है, भवदीया लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हस्ताक्षर किया जाता है, और हस्ताक्षर के नीचे नाम लिखा जाता है। समापन शब्द के ठीक ठीक नीचे जो है भेजने वाले के हस्ताक्षर, और उसके नीचे कोष्टक में भेजने वाले का पूरा नाम और पता भी दिया जाना चाहिए। अब इसका कारण ये है, अब यहाँ एक बात ध्यान रखना है आपको, कि अगर आपने ऊपर पता लिखा है तो नीचे लिखने की आवश्यकता नहीं है। मतलब अब दो तरह से जो है पत्र अलग अलग किताबों में आपको मिल सकते हैं। किसी किताब में आपको दिखेगा कि पत्र भेजने वाले का नाम, प्रेषक जो है उसका सबसे पहले जैसा मैंने बताया वैसे लिखा हुआ है, या फिर किसी किताब में आपको मिलेगा कि सीधे सीधे जो पाने वाले का नाम है वहाँ से सेवा में से पत्र आरंभ हो रहा है, भेजने वाले का नाम लिखा ही नहीं गया, लेकिन उस फॉर्मेट में वो नाम जो है वो हस्ताक्षर के बाद में नाम और फिर विस्तृत रूप से वहाँ पर वो पता लिखा जाता है। तो दोनों तरह के प्रचलन चलते हैं, किसी प्रकार से कोई भी फॉर्मेट गलत नहीं है। या तो अपना नाम यानी भेजने वाले का नाम आपको आरंभ में लिखना है, और अगर वहाँ नहीं लिखा जाता है तो अंत में हस्ताक्षर के बाद नाम और पूरा विस्तृत पता लिखा जाना चाहिए।
लेकिन ध्यान दें कि दोनों जगह लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक ही जगह या तो सबसे पहले या तो अंत में उसको आपको लिखना है। उसके बाद संलग्नक। अब सरकारी कार्यालयों में जब पत्र लिखा जाता है या अपने पत्र के संबंध में कुछ दस्तावेज अपने प्रमाण के रूप में, अपनी बात के प्रमाण के रूप में अगर हमें लगाने होते हैं तो उस मूल पत्र के साथ अन्य कुछ आवश्यक कागजात लगाने होते हैं। तो उनका जिक्र हमें जब हम हस्ताक्षर कर लेते हैं तो उसके नीचे संलग्नक में लिखकर, जिसे अंग्रेजी में एनक्लोजर कहा जाता है, तो संलग्नक लिखकर जितने हमारे कागजात हैं 1, 2, 3, 4 वगैरह उसके अनुसार जो है वो जोड़ना चाहिए और नंबर देकर उन कागज़ों के नाम, जैसे वो कोई प्रमाण पत्र है, क्या कोई पावती है, या जन्म प्रमाण पत्र है, या और कुछ है, या शिकायत की हुई उसकी कोई प्रतिलिपि है, उन सारी चीज़ों को हम वहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है मित्रों, औपचारिक पत्र के अंतर्गत हम संपादक के नाम पत्र जो है उनका यहाँ पर अध्ययन करते हैं। उसका एक नमूने के तौर पर, प्रतिदर्श के तौर पर देखेंगे कि कैसे संपादक के नाम पत्र लिखा जाता है। संपादक के नाम पत्र लिखने के लिए आपको प्रश्न आते हैं परीक्षा में। ध्यान से इसको समझें कि जैसे मान लीजिए अपने क्षेत्र की गंदगी की ओर अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को आपको पत्र लिखना है। तो अब यहाँ पर पत्र लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि चूँकि आप परीक्षा दे रहे हैं और बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं, खास करके 10वीं और 12वीं के बच्चे और ध्यान से इस बात को समझें कि जब हम परीक्षा दे रहे हैं तो हमें अपना नाम यहाँ पर पत्र लेखक के रूप में नहीं लिखना है। ना हमारा नाम लिखना है, ना हमारा क्षेत्र कौन सा है पता लिखना है, ना काल्पनिक पता भी ना लिखा जाए, ज़रूरी नहीं। हम मुंबई में रहते हैं, दिल्ली का पता लिख दे, उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। हम वहाँ लिखेंगे पत्र, सबसे पहला जो पत्र के प्रारूप के अनुसार हमने देखा कि सबसे पहले हमें लिखना है पत्र भेजने वाले का नाम और पता। तो यहाँ पर नाम है क, ख, ग या अ, ब, स, कुछ भी लिख सकते हैं। फिर परीक्षा भवन आपका पता है, और दिनांक, जिस दिन आपकी परीक्षा है उस दिन जो दिनांक है वो आप वहाँ लिख सकते हैं। दूसरा, फिर अगला बिंदु है सेवा में, यानी जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसके लिए सेवा में, जैसे अंग्रेजी में टू शब्द हम प्रयुक्त करते हैं। फिर संपादक नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली। अब यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ ज़रूरी नहीं, मतलब यहाँ आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, मद्रास, चेन्नई कुछ भी लिख सकते हैं, वो समस्या नहीं है, क्योंकि आपको प्रश्न में इस तरह की कोई निश्चित सूचनाएं नहीं दी गई हैं। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है, प्रश्न पढ़ लेना है। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछने की जो पद्धतियाँ हैं वो अलग अलग होती हैं। कहीं इस तरह से साधारण तरीके से बता दिया जाता है कि आपके क्षेत्र में कुछ ऐसी समस्याएं हैं और आप किसी संपादक को पत्र लिखो, लेकिन कई बार उस प्रश्न को विस्तृत रूप से दिया जाता है कि जैसे आप राजेश रागिनी वर्मा हैं, फिर ये भी होता है कि आप दिल्ली के इस इलाके में रहते हैं, फिर आपको ये भी वहाँ बताया जाता है कि इस समाचार पत्र के संपादक को लिखना है। अगर प्रश्न में ऐसा दिया गया है कि आपका नाम ये है, आप यहाँ रहते हैं और आप इस समाचार पत्र को आपको लिखना है, तो उसका पालन वहाँ पर होना चाहिए। अगर नहीं है तो क, ख, ग और इस तरह की बातें जो है आपको लिखनी है और फिर अपना लेखन आगे बढ़ाना है। और फिर अगर नहीं दिया है तो आप किसी भी संपादक को, चाहे नवभारत, नई दुनिया, जागरण, भास्कर और भी कोई समाचार पत्र लिखते हैं तो कोई समस्या उसमें नहीं है। फिर उसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो विषय। अब विषय क्या है कि अपने क्षेत्र की गंदगी की ओर अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करना। तो इतना विषय की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो संक्षिप्त होना चाहिए, बिल्कुल संक्षेप में। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में फैली गंदगी के संदर्भ में। विषय इसलिए लिखा जाना चाहिए कि ये फॉर्मल लेटर होता है, हम ऐसे व्यक्तियों को भेज रहे हैं जिनका हमारा कोई रिश्ता नहीं होता और उनसे हमें उनसे कोई दिलचस्पी नहीं होती।
जब हमें किसी से कोई रिश्ता होता है तो उनके पत्र पाने से हमें आनंद होता है और हमें लगता है कि चलो इनका पत्र पढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कार्यालय में पत्र भेज रहे हैं हम, तो ज़रूरी नहीं कि वो पत्र पढ़ें। इसलिए सबसे पहले वो लोग इस तरह से पत्र जब प्राप्त होता है तो विषय पढ़ते हैं, तो विषय पढ़कर ही उनको बात पता चलती है। विषय अगर उनको महत्वपूर्ण लगता है तो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो वो और उस पत्र को साइड में रख देते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसे बहुत सारे पत्र आते हैं। तो इसलिए विषय को अच्छी तरह से वहाँ पर प्रस्तुत करना है कि हमारे क्षेत्र में जो गंदगी है उसके संदर्भ में। फिर आपको महोदय, मैं लोकप्रिय समाचार पत्र नवभारत टाइम्स के माध्यम से अपने क्षेत्र की बढ़ती हुई गंदगी की और इस क्षेत्र के स्वास्थ्य अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इस संदर्भ में ये कहना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र के आसपास आजकल गंदगी बहुत हो गई, कूड़ों का ढेर जगह जगह है, उस पर विभिन्न प्रकार के जानवर जो है वहाँ घूमते रहते हैं, सफाई नहीं हुई है, नालियों में गंदा पानी जमा हो गया है। तो इस तरह ये सारी समस्या जो है अपनी ओर से वर्णित करके आपको लिखनी है। फिर अंत में आपको उनसे अनुरोध करना है कि आप इन अधिकारियों का ध्यान जो है इस समाचार पत्र के माध्यम से इस समस्या की ओर आकर्षित करें, अपने समाचार पत्र में इस बात को जो है स्थान दें, और इसके लिए हम सब इस क्षेत्र के जो निवासी हैं आपके आभारी होंगे। देखिए, ये जो नमूने के तौर पर ये जो लिखा गया, जरूरी नहीं कि आपको ऐसे ही लिखना है। आपके वाक्यांश अलग हो सकते हैं, आपके शब्द अलग हो सकते हैं, आप समस्या को अलग स्वरूप में वहाँ रख सकते हैं, लेकिन समस्या ये होनी चाहिए कि हमारे क्षेत्र में गंदगी फैली है। अब उसको किस तरह से आपको वर्णन करना है वो आप पर निर्भर है, और उस तरह से वर्णन करने के बाद अब आपको उन संपादक महोदय को बताना है कि ये बात जो है, ये हमारी समस्या जो है हमारे क्षेत्र की, उसके लिए आप अपने समाचार पत्र में जगह दें, उसको वहाँ प्रकाशित करें, ताकि उसके माध्यम से जो है संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित हो। और अगर आप ऐसा करते तो हम आपके आभारी होंगे। कई बार बच्चे क्या करते हैं, संपादक महोदय को ही लिखते हैं कि आप उन अधिकारियों को कार्रवाई करें, या फिर उन्हीं को कहा जाता है आप इस गंदगी को दूर करने के लिए प्रयास करें। तो इस तरह के जो वाक्य है बिल्कुल भी प्रयुक्त नहीं होने चाहिए। जब हम किसी संपादक को पत्र लिख रहे हैं तो संपादक का काम नहीं है कि वो गंदगी दूर करने आएंगे, या संपादक का काम नहीं है कि वो अधिकारियों को इस तरह से सूचनाएं देंगे। संपादक का काम है कि उनके समाचार पत्र में इस समस्या को उठाएंगे, लगातार उठाते रहेंगे, और उन संबंधित विभागों का ध्यान जो है उसी के माध्यम से उसकी ओर आकर्षित करेंगे। और एक नमूना देखते हैं। जैसे बिजली का संकट है, बिजली बार बार कट जाती है, तो उसके कारण जो कठिनाइयाँ हो रही हैं, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में दिया हुआ है दैनिक हिंदुस्तान के संपादक को पत्र लिखना है। तो यहाँ पर जो है अगर बताया गया है कि दैनिक हिंदुस्तान के संपादक को पत्र लिखना है, तो यहाँ पर दैनिक हिंदुस्तान ही लिखा जाना चाहिए, ध्यान रखिए। अब देखिए यहाँ पर ये अलग प्रचलन जो मैंने बताया कि अगर ऊपर सेवा में से पत्र शुरू हो रहा है तो नीचे उसका पता जो है वो लिखा जाना चाहिए। तो संपादक महोदय, केवल संपादक भी लिख सकते हैं, संपादक महोदय भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है उसमें। फिर दैनिक हिंदुस्तान नई दिल्ली, विषय फिर वहीं हमारे क्षेत्र में उत्पन्न बिजली के संकट के संदर्भ में, या हमारे क्षेत्र में बिजली की कटौती के संदर्भ में, इस तरह विषय आपका हो सकता है। आगे बढ़ेंगे फिर कि मैं वही है कि मैं फिर इसको पढ़ूंगा नहीं, अभी इसमें हम समय नहीं गवाएंगे। जब 12वीं में आप पढ़ रहे हैं इस बात को हम समझ सकते हैं, और आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से कि ये समस्या आपको बता दी गई। फिर आपको उस समस्या के बारे में पूरी तरह से वर्णन करके लिखना है कि आप कहाँ रहते हैं, किस क्षेत्र में रह के। अब इस क्षेत्र के संदर्भ में मैं आपको बताऊं कि अपने इलाके का पता इसमें ना लिखा जाए जहाँ आप रहते हैं। ऐसे ही काल्पनिक रूप से कुछ नाम लिख दिया जाए, किसी गांव वगैरह का नाम, किसी शहर का नाम ना लिखा जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक परीक्षा की गोपनीयता के लिए ये थोड़ा सा ये बात बनती है, गोपनीयता का भंग उसमें होता है, इसलिए उसको ना लिखे तो अच्छा है। कोई इलाका लिखें, किसी शहर का नाम ना लिखें कि हम इस क्षेत्र में रहते हैं और वहाँ इस तरह की समस्या है। फिर आप लिख सकते हैं कि बच्चों की पढ़ाई ये हो रही हैं, या बाज़ारों को, व्यावसायिक लोगों को समस्या हो रही हैं, या परीक्षाएं नज़दीक आ गई हैं, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, वगैरह वगैरह। अपनी ओर से यहाँ पर आपकी प्रतिभा जो है वो निखरती है कि किस तरह से आप उस समस्या को वहाँ प्रस्तुत करते हैं। लेकिन
बहुत विस्तृत रूप से भी लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये औपचारिक पत्र है। औपचारिक पत्र टू द पॉइंट लिखा जाता है, जो महत्वपूर्ण बिंदु है बस उसी की बात की जाए, इधर उधर की बात जो है औपचारिक पत्र में नहीं की जाती है। इस बात को हम ध्यान रखें। अंत में आपको अनुरोध करना है संपादक महोदय से कि इसको जो है आप अपने पत्र में लिखें, ताकि उन लोगों का ध्यान आकर्षित हो और बिजली की आपूर्ति की हमारी समस्या जो है वो जो है सुलझ सके, उससे हम मुक्त हो सकें। अंत में धन्यवाद लिखना है और उसके बाद यहाँ पर छूट गया है धन्यवाद लिखना। फिर अंत करते हुए समापन की ओर हम बढ़ेंगे। भवदीय, आगे लिखेंगे क ख ग, और नीचे जो है इसके बाद आपको पता लिखना है। यहाँ पर लिखा है लेकिन इस स्लाइड में वो नज़र नहीं आ रहा है, वो उस स्क्रीन से शायद उसका साइज़ बड़ा हो गया है। तो ये दूसरा पत्र हमने देखा। 2 नमूने हमने संपादक के नाम पत्र के संदर्भ में उनका अध्ययन किया। तो इस वीडियो में यहाँ पर रुकते हैं। आज के लिए आपको इस वीडियो को पढ़ने के बाद या इसको समझने के बाद एक प्रश्न आपको दिया जा सकता है कि आपके क्षेत्र में जो है डाक का वितरण ठीक से नहीं हो रहा है, और इस समस्या के संदर्भ में चर्चा करते हुए, इस समस्या की बात करते हुए अपने शहर के किसी प्रसिद्ध अखबार के संपादक के नाम आपको पत्र लिखना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको औपचारिक पत्र के अंतर्गत संपादक के नाम लिखे जाने वाले पत्र, इस विषय पर जो हमने आज चर्चा की वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप अब इस वीडियो में आज के लिए यहीं पर रुकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर अपने मित्रों को भी दें, जो 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं वो भी इस वीडियो से लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।